गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को बेहतर से भी बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं हम एक साइंस का मॉडल पेपर। इसमें हम लोग ए टू जेड जो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जैक के द्वारा जो मॉडल पेपर भेजा गया है उसी पैटर्न पर वैसे ही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके रखे हुए। इसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 3 घंटे का होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं बच्चों। और इसमें आपको बताते चले कि इसमें आपको काफी सारी नई सी चीजें देखने को मिलेंगी। नए नए टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है और कैसे उनको सॉल्व करना है उनको भी मैंने वहां डिटेल में बताया हुआ है। तो इस वीडियो में ओवरऑल आप बहुत ही नई नई चीजें सीखने वाले हो बच्चों। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कीजिएगा। और मैंने बच्चों इसको बनाने में मुझको बहुत ही मेहनत लगती है, पूरा दिन भी खर्च हो जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे भी आप मोटिवेट करते रहिएगा लाइक के साथ में। और मैं आपको एक टारगेट देता हूं कि इसमें 1000 लाइक तक आप इसको कम से कम पहुंचाइए। बच्चों इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे मैं थोड़ी सी उम्मीद भी रखता हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए बच्चों शुरू करते हैं। काफी हो गई बात, अब चलते हैं करते हैं शुरुआत। और देखिए जो हमारा पहला सेक्शन है वो है सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। इसमें 30 क्वेश्चन हैं। और इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आंसर है इसका श्वसन जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। अब उपचयन और अपचयन दो किस्म की अभिक्रियाएं होती हैं और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया कैसे है। तो उपचयन अभिक्रिया की पहचान करने के लिए बच्चों या तो किसी अभिक्रिया में क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, राइट, ऑक्सीजन की क्या हो रही हो, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही हो, या फिर दूसरी बात होती है कि जो हाइड्रोजन होता है, देखने का तरीका है, जो हाइड्रोजन होता है उसमें कमी हो, राइट, हाइड्रोजन में क्या हो, कमी हो। अब हम इन दोनों में से कोई एक चीज को चेक करेंगे। अब कभी कभी तो डायरेक्टली हमको ऑक्सीजन में वृद्धि दिख जाती है उस कंपाउंड में, अगर नहीं दिखती है, क्लियर नहीं होता है, तो हम लोग हाइड्रोजन को चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो श्वसन हम लोग श्वसन करते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला। तो देखिए होता है ग्लूकोज जो होता है हमारे पास, जैसे C6H12O6, राइट, ये हमारा ग्लूकोज होता है। ये जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, 6 O2 के साथ रिएक्ट करके आपका 6 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पे 6H2O। अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब ये जो ग्लूकोज कंपाउंड था यहाँ पे देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या हो जा रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हमको डिसाइड करने के लिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। देखिए इसमें ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है वो 12 हाइड्रोजन है, ये ब्रेक हो रहा है। ये ग्लूकोज जो है, देखिए जब टूटा दो चीजों में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में, वाटर में, तो जो ऑक्सीजन है वो इससे क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गया। तो हाइड्रोजन अलग हो गया यानी कि हाइड्रोजन में कमी हो रही है। इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। इसका ठीक विपरीत हो जाता है डियर, तो उसको हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। संयोजन में कोई दो चीजें मिल करके एक नया कंपाउंड तैयार करता है। और ऊष्माशोषी होता है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमको बाहर से ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। तो इस तरह से पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समीकरण दिया हुआ है CaCO3, ये सॉलिड है आपका, और उसके बाद CaO ये बनाता है, और ये आपका ये सॉलिड, और CO2 गैस बनाता है जो कि गैस है। तो देखिए CaCO3 जो कंपाउंड था, ये जो यौगिक है, ये आपका दो पार्ट में टूट गया। यही यौगिक है किसमें टूट गया, एक तो CaO में और दूसरा CO2 में। तो देखिए ये ब्रेक हो रहा है, ये टूट रहा है, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं वियोजन, राइट, डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि एक कंपाउंड जो है जैसे ए है वो ब्रेक हो रहा है बी और सी में। तो ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वियोजन
अभिक्रिया। अगला है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। किसी उदासीन विलयन की बात कर रहा है तो उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान, देखिए पीएच स्केल जो होती है वो एक ऐसी स्केल होती है जहां पर आपका 1 से लेकर के 14 तक के नंबर रहते हैं और वहां बीच में जो होता है वो 7 रहता है। बीच में जो है आपका उदासीन विलयन रहता है, राइट, उदासीन रहता है और इसके बाईं तरफ आपका अम्लीय रहता है और दाहिनी तरफ आपका क्षारीय विलयन होता है, राइट। तो अब ये कह रहा है कि उदासीन है तो उदासीन के लिए क्या होना चाहिए, पीएच मान 7 होना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे कह देता अम्लीय विलयन तो अम्लीय विलयन 1 से 7 के बीच में होना चाहिए और अगर क्षारीय कह देता तो आपका 7 से 14 के बीच में होना चाहिए। कभी कभी कहता है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, ऐसा विलयन है, या फिर लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वहां से हमने ये पहचान करके लिख लेना है। तो इस तरह से हमें इसका आंसर क्या मिलता है, 7 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो जो दीवारों की सफेदी करने के लिए हम लोग बुझा चूना का यूज करते हैं और बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका फॉर्मूला होता है CaOH, होल्टवाइस फॉर्मूला होता है इसका। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों, देखिए निम्नलिखित तत्व में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कि जिसमें बिजली सबसे आसानी से कैरी कर सकती है। तो देखिए सबसे जो अच्छा चालक है वो है आपका Ag सिल्वर, जिसको चांदी कहते हैं। चूंकि ये कॉस्टली होता है इसलिए नॉर्मली तार इसके नहीं बनाए जाते हैं, कॉपर के तार बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के और आयरन के, इन सब के बनाए जाते हैं। सबसे अच्छा चालक जो है आपका Ag है, उसके बाद दूसरे नंबर पे Cu बनेगा, फिर आपका एल्यूमिनियम बनता है, फिर आपका आयरन बनता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट में शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बच्चों, 24 कैरेट का। अगला है CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये एल्डिहाइड है, राइट। ये क्या है, एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अक्रिय तत्व कौन से होते हैं। ऐसे तत्व जिनके जो बाहरी कोष होते हैं वो क्या हो, पूर्ण हो। तो वैसे तत्व हमारे क्या कहलाते हैं, अक्रिय या इनर्ट एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे आपका बाहर में 2 हो जाए, 8 हो जाए और 18 हो जाए, ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल में तो वो हमारे अक्रिय तत्व हो। जैसे आपका हीलियम हो गया, है ना, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ये सब हमारे क्या है, अक्रिय तत्व हैं। तो इसमें देखिए हीलियम दिया हुआ है तो आंसर बन जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का जो कौन सा पार्ट है वो फल में बदलता है। तो आपका जो अंडाशय होता है पुष्प का, वो आपका वो वाला पार्ट फल के रूप में बदलता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, तो विखंडन विधि के द्वारा होता है। और विखंडन में भी कौन सा टाइप होता है, तो द्विखंडन होता है, राइट डियर, फर्मेंटेशन होता है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। ये साफ पानी में डेंगू वाले मच्छर पनपते हैं, राइट, इसलिए अपने आसपास साफ पानी इकट्ठा ना होने दें। आप आमतौर पर गंदा जल लगा करके आइएगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा बच्चों, इसलिए इसको सतर्क रहिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तो मटर के पौधे पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, आंसर हो जाएगा मटर के पौधे को। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है बच्चों, तो वृक्क, यानी जिसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, वही हमारा जो है उत्सर्जी अंग है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा बी, जो है वृक्क। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, राइट डियर, जो खुला परिसंचरण तंत्र है वो किसमें पाया जाता है, तो आंसर होगा कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बाकी आदमी है, घोड़े हैं, स्त्री, इन सब में आपका बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोगों के अंदर जो है बंद परिसंचरण तंत्र होता है और कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन का नाम होता है साइटोकाइनिन, बाकी पादप हार्मोन नहीं है। ये सब हमारे अंदर यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन। अगला है तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है, तो 18 समूह होते हैं और 7 कितने होते हैं, आवर्त होते हैं, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड।
अगला क्वेश्चन है 18, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या के आधार पर इनको क्या किया गया है? वर्गीकृत, क्लासिफाई किया गया है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा, ऐसा दर्पण है जिससे प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा और सीधा बनता है, तो कौन सा दर्पण होगा? वो होगा आपका उत्तल दर्पण। आपको बताते चलें कि छोटा इमेज तो उत्तल दर्पण बनाता है, ये साथ ही साथ में इमेज कैसा होता है? सीधा, और सीधा इमेज कैसा होता है? काल्पनिक। काल्पनिक इमेज सीधा होगा, और अगर वो विपरीत यानी उल्टा इमेज होता है तो वो कैसा होगा आपका? सॉरी, यहाँ पे हमने बता दिया, हाँ सॉरी, ये काल्पनिक इमेज आपका क्या बनता है? सीधा, और अगर रियल इमेज बनेगा तो वो आपका उल्टा इमेज बनता है। राइट, हमने सही बोला था। और तो इस तरह से हम लोग पहचान भी करते हैं कि जो आपका वर्चुअल इमेज होगी वो आपकी उल्टी बनती है, और सॉरी, वर्चुअल इमेज आपकी सीधी बनती है, और आपकी जो रियल इमेज होती है, रियल इमेज आपकी उल्टी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर करेंगे। जैसे ये देखिए, ये है आपका रियल इमेज है, अगर इसके इसी तरफ जिधर से लाइट जा रही है उस साइड में बनता है तो ये उल्टी इमेज बनती है। रियल इमेज क्या होती है? वास्तविक इमेज क्या होगी? उल्टी होगी, और जबकि काल्पनिक इमेज क्या होती है? सीधी होती है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो F इक्वल टू होता है R/2, या फिर यहाँ से R इक्वल टू 2 टाइम्स F हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, R इक्वल टू 2F ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है? तो कैमरे की तरह कार्य करता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एक कैमरे की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, की मानव नेत्र के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के किस भाग पे बनता है? तो रेटिना पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत फ्यूज, एमीटर, वोल्टमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है कि विद्युत फ्यूज का यूज किया जाता है परिपथ की सुरक्षा के लिए। अगला है 24 की विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सभी बच्चों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, की अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जब ओवरलोडिंग होती है, इंग्लिश में इसको ओवरलोडिंग कहते हैं, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना? तो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, उसी को हम लोग ओवरलोडिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, मोटर चलने वाला है, एमीटर गैल्वेनोमीटर नहीं है, जनित्र जो जनरेटर होता है उसको हम लोग, उससे हम क्या करते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज तार किनका मिश्रण होता है? जो विद्युत फ्यूज तार होता है वो किनका मिश्रण होता है, मतलब किन धातुओं के मिश्रण से वो तैयार किया होता था? टिन और सीसा जो होता है उससे आपका विद्युत फ्यूज तार जो है बना होता है। क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, और ये उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है बच्चों, तो ये सही हो जाएगा। और 29 है कि वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या हो जाएगा? तो कम वर्षा होगी, भूस्खलन भी होगा, भूमि अपरदन और बाढ़ भी आ सकती है। तो इसलिए हम लोग इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी लगाएंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चों हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको जरूर बताना है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सबसे मच बेटर होगा, सबसे क्लोज होगा, सबसे बेहतर होगा, सबसे सही है? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन बी की तरफ, जो है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी f की बात कर रहा है। f इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा डियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है, अपोहन जिसको डायलिसिस कहा जाता है किसे कहते हैं? तो ये वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से रक्त में उपस्थित अवशिष्ट जो बेकार चीजें हैं, अवशिष्ट उत्पाद अलग कर लिए जाते हैं, उसको अपोहन कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, पहले इसको बताइए, फिर इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में नजदीकी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये हो गया पहला कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अगला है इस दोष को दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है बच्चों। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब जैसे n बराबर 1 रखिएगा तो देखिए CH4 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो आपका C2H6 बन जाएगा। तो ये आपका मेथेन हो गया, ये आपका एथेन हो गया, इस तरह से आपका बनता चला जाएगा। तो एन आ रहा है, एल्केन में एन आता है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब बनता जाएगा। तो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है बच्चों की पोषी स्तर क्या है। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी आहार श्रृंखला में उत्पादक से आहार या ऊर्जा उच्च मांसाहारी तक पहुंचने में कई चरणों से गुजरती है। आहार या ऊर्जा के ये जो 2 चरण हैं पोषी स्तर कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे एक आहार श्रृंखला का उदाहरण भी दिया गया है, घास से हिरण, हिरण बाघ। तो घास सबसे पहले है, घास को कौन खाया, हिरण, हिरण को कौन खाया, बाघ। तो घास की ऊर्जा किस में आई, हिरण में। तो एक लेवल ये हो गया है ना, एक पोषी स्तर ये हो गया। और हिरण से जो हिरण को खाता है बाघ, तो हिरण से जब बाघ हिरण को बाघ ने खाया, तो हिरण की जो ऊर्जा है वो बाघ में ट्रांसफर हुई। तो यहाँ पे पोषी स्तर लेवल नंबर 2 यहाँ पे बनता है। इस आहार श्रृंखला में घास से हिरण ये पहला पोषी स्तर, हिरण दूसरा और बाघ तीसरा पोषी स्तर है। राइट, तो यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर करना है। अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो इसमें पहला 2 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के, पहला क्या, परावर्तन के 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम। यहाँ परावर्तन पूछ रहा है, रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया या खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल या तल में होते हैं। दूसरा क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जैसे ये आपका इमेज बन रहा होता है इस तरह से, तो ये O है, यहाँ पे देखिए ये I होता है और ये वाला R। तो कोण I बराबर कोण R होगा, और साथ ही साथ में ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपका अभिलंब है। राइट, N डैश। तो इस तरह से ये इमेज आप देखे होंगे। इस चित्र को बनाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नियम आपको लिखना है। सेक्शन सी अब आता है बच्चों आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखिए, बार बार ये क्वेश्चन आता रहा है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, पहला इसका गुण है। दूसरा है कि ध्रुव के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं तथा मध्य में कम घनी होती हैं। तीसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती या काटती नहीं है। तो ये 3 खास इसकी बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित का सामान्य नाम क्या है। CaOH वोल्टाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं बुझा चूना। अगला है Na2CO3, ये है आपका धावन सोडा, और NaHCO3 को कहते हैं खाने वाला सोडा। तो इसको हमको याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित पर नोट लिखिए। तो देखिए जीन क्या है, समजातंग क्या है और जीवाश्म क्या है, इनके ऊपर हमको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अब ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। देखिए जीन क्या है, डीएनए में पाए जाने वाले आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। कौन, जीन। किसी भी जीव में वंशानुगत लक्षण जीन के द्वारा ही संचालित होते हैं, मतलब एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं जीन के द्वारा। और ये कहाँ पाया जाता है, डीएनए में पाए जाने वाला आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, यानी कैरियर होता है। समजात अंग क्या कहलाते हैं, अपने वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करने वाले वे अंग जो संरचना यानी बनावट और उत्पत्ति में एक प्रकार के हों, समजात अंग कहलाते हैं। और तीसरा है जीवाश्म किसे कहते हैं, फॉसिल्स किसे कहते हैं इंग्लिश में। तो यह है पत्थरों पर ऐसे जीवों के चिन्ह जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर उपस्थित थे एवं बाद में विलुप्त हो गए, उन्हें हम लोग जीवाश्म कहते हैं। जैसे डायनासोर के जीवाश्म मिलते रहते हैं, आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बच्चों कि निम्न रासायनिक समीकरणों को हमको संतुलित करना है। तो यहाँ लिखा हुआ CaOH होल ट्वाइस
प्लस HNO3 और ये रिएक्शन करके देता है CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O देता है। तो देखिए यहाँ NO3 जो है ये इसका ट्वाइस लगा हुआ है, यहाँ पे NO3 सिर्फ एक है बाईं तरफ, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिख देते हैं तो ये 2NO3, ये NO3 का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे H आपका 2 हो गया, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे 2H2 लिखा हुआ, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिल गए। अब दो एटम मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कैल्शियम है लिखा हुआ है, कैल्शियम कैल्शियम बराबर है, और OH जो है होल ट्वाइस यानी ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया, राइट। तो इसमें सिर्फ यहीं पर आपको चेंज कर देना था, यानी एक नए रूप में लिख लेना था आंसर के रूप में, तो ये आपका सही हो गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए Al प्लस CuCl2 दे देता है AlCl3 और प्लस Cu, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए जो Cl3 है, क्लोरीन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 कर देते हैं तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारा जो Cl है वो क्लोरीन आपका क्या हो गया 6, और जो कि बैलेंस हो गया दोनों साइड में, राइट। अब यहाँ पे Cu जो है यहाँ पे देखिए 3 है, हो गया, तो यहाँ पर भी Cu को हमको 3 करना पड़ेगा, और यहाँ एल्यूमिनियम 2 है तो एल्यूमिनियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। और ये इक्वेशन बैलेंस किस नियम के तहत होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा जो कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ये आधारित होते हैं। अब ऐसे ही लास्ट जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, तो NaOH होल ट्वाइस H2SO4 दे देता है Na2SO4 और H2O दे देता है। तो देखिए SO4 यहाँ पे है, SO4 यहाँ पर भी, इसको कोई डिस्टरबेंस करने की जरूरत नहीं है, राइट। H2 यहाँ पे है और H2 यहाँ पे है, मतलब कि ये वाले को कोई डिस्टरबेंस ही नहीं करना है, H2SO4 को कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, Na है, यहाँ पे Na2 है, मतलब Na का दाहिने साइड में यहाँ पर 2 आपका एटम है, यहाँ 1 है, तो Na को 2 टाइम्स कर दो, और यहाँ पे O भी 2 हो गया और H भी 2 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है कि जो H2 है उसमें भी 2 लगा देना है, राइट। तो अब ये आपका क्या बन गया, देखिए यहाँ से 2 2 4H हो गया, और 2H यहाँ पे और 2H यहाँ पे 4H हो गया, और ऑक्सीजन भी आपका 4 बन गया, राइट। सॉरी, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, बाकी SO4 बराबर ही है। तो ये अब इस तरह से आपका बैलेंस हो गया। तो आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है कि जितने एटम आपके जिस भी तत्व के बाएं तरफ है उतने ही बैलेंस करके दाहिने तरफ लाना है। तो आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, यही आपको सोचना है समीकरणों को बैलेंस करने के लिए बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी बेहतर क्वेश्चन है ये। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये है कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचनात्मक जो फंक्शनल फॉर्मूला है, राइट, संरचनात्मक, वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं डियर इसको इंग्लिश में, उस फॉर्मूले को लिखना है। तो एथेनॉल को हम लोग क्या कहते हैं, C2H5OH, ये फॉर्मूला होता है। एथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों CH3CH3COOH होता है, और मिथेनल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका HCHO होता है। इसको एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, HCHO, राइट। इसमें CHO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें COOH फंक्शनल ग्रुप ऐड है, और इसमें OH यानी एल्कोहल वाला है, इसमें ऑल आता है, राइट, ऑल आता है। और इसमें ये एथेनोइक, इसमें ओइक अम्ल आता है, ये है आपका ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, राइट। ये जिसके साथ लगा रहेगा उसमें ओइक अम्ल जुड़ेगा, और ये आपका इसमें अल जुड़ता है, राइट, अल। तो जैसे मीथेन है तो मीथेन प्लस अल बराबर मीथेनल, राइट। एक कार्बन है इसमें इसलिए मीथेन बना, इसमें 2 कार्बन है इसलिए एथेन बना, और इसमें सिर्फ इसमें भी 2 कार्बन है इसलिए एथेन बना। अब इनका हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसका हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं C2H5OH का। तो C इस तरह से हम लोग बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, और H आपका 5 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका देखिए फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन 5 है, और यहाँ पे आपका OH। तो ये आपका ए वाले का
स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे बी वाला जो है, बी वाले का यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए बी में जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो आपका कैसे बनेगा, एथेनोइक अम्ल है, CH3 है, राइट। तो डबल सी है तो यहाँ सी और सी इस तरह से लिख देंगे। H3 है तो H हम लोग इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे, H। अब COOH है तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए तो एक का ऑक्सीजन जो है इसके डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और अगला जो है आपका OH इस तरह से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये तैयार हो गया CH3COOH का, यानी एथेनोइक अम्ल का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब तीसरा जो C है उसको हम लोग बनाते हैं मीथेनल को। तो देखिए ये आपका C कार्बन एक ही है, यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा और HCHO लिखा हुआ है तो डबल बॉन्ड से O और यहाँ पे आपका H जुड़ जाएगा। तो ये आपका मिथेनॉल का फार्मूला बन गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आपको अब की बार स्ट्रक्चरल फार्मूला देखने को मिल सकता है, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन देखने को आया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बच्चों। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंदु लिखा हुआ है, बिंदु नहीं है ये बिंब है, इसको सही कर लीजिएगा, बिंब मतलब वस्तु, राइट। तो 5 सेंटीमीटर की वस्तु है, तो जो वस्तु की ऊंचाई है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर। चूंकि नॉर्मली वस्तु को जो है ऊपर रखा जाता है, जो एक्सिस होता है, यहाँ पे मान लीजिए जो ये आपका दर्पण है, इस दर्पण के देखिए ऊपर में रखी गई वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई हमारी क्या है, आपकी AB जो है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर रखी गई, इसलिए इसको धनात्मक लेंगे। ये दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। अब आगे यहाँ पे कह रहा है कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, यानी कि U जो है आपका 20 सेंटीमीटर है। चूंकि बाएं है इसलिए माइनस के साथ में लिखेंगे। अब प्रतिबिंब की स्थिति देखिए क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज आपको बताना है। तो क्या होगा, यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो R दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकल डिस्टेंस हो जाएगी R/2, जो कि हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये अवतल दर्पण है इसलिए इसकी फोकल डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव ली जाएगी, तो F बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर लेंगे। अब हम लोग दर्पण सूत्र जो कि होता है 1/F बराबर 1/U+1/V से यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, तो 1/F यानी कि 1/-15 बराबर 1/U कितना है, -20 और प्लस 1/V ऐसे लिख लेंगे। यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, 1/V बराबर 1/20 और माइनस 1/15। एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 60 और 20 तिया 60, ये हो जाएगा 3 और माइनस का 15 चौके 60, तो बन गया -1/60। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, V इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि ये जो आपका पोल है, राइट, यहाँ पिक्चर में देखिए ये जो पोल है आपका P, इस पोल के यहाँ एक्सिस सिस्टम जब लगाइएगा तो बाईं तरफ, मतलब कि ये जो आपको इमेज बना है वो इसके ध्रुव से बाईं ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, ये इसकी स्थिति हो गई, आप इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ये आपको लिख भी देना होगा। अब ये इसकी स्थिति हो गई। अब हमको क्या चाहिए, हमको इसकी साइज और प्रकृति बतानी है। तो साइज निकालने के लिए आवर्धन वाला फॉर्मूला जो होता है -V/U, और वो बराबर अगर हाइट के रूप में लिखे तो आपका H' होता है। H' आपकी अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो वो दर्शाता है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग पुनः यहाँ लिखेंगे, पुनः -V/U बराबर H'/H। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या पाते हैं, तो देखिए दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से -V कितना आया हुआ है, -60, तो -60 और बटे में आपका U कितना है, -20 बराबर H' बटे में H कितना है, 5 है। तो यहाँ से 20 तिया 60 हो जाएगा, 3 बार में कटेगा और ये माइनस माइनस कटेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, H'/5 बराबर -3। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला,
एच डैश बराबर 3×5 = 15 माइनस का 15 सेंटीमीटर मिल गया। अब ये एच डैश का मतलब क्या हुआ कि इमेज तो हमको पता चल गई कि कहाँ बन रही है, बाईं तरफ बन रही है, इस साइड में बन रही है, लेकिन ये इमेज हमारी उल्टी बन रही है। और कितनी बड़ी बन रही है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो इमेज बन रही है वो हमारी 15 सेंटीमीटर की बन रही है और नीचे की तरफ बन रही है। आपकी एच है और ये एच डैश है, नीचे की तरफ इमेज बन रही है, इसका मतलब वो इमेज कैसी है, आपकी उल्टी है। और उल्टा इमेज कैसा होता है आपका, तो उल्टा इमेज वास्तविक होता है। ठीक है डियर, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने साइज बता दिया कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है, 15 सेंटीमीटर का बनेगा। और अतः इसकी प्रकृति, चूंकि चूंकि एच डैश का मान नेगेटिव है, अतः प्रतिबिंब कैसा है, अतः प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक एवं उल्टा है। ठीक है डियर, तो इस तरह से वास्तविक एवं उल्टा होगा। और प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, तो प्रतिबिंब का आकार आपका हो जाएगा वो 15 सेंटीमीटर, और जो कि वस्तु से कितना गुना बड़ा है, वस्तु से आपका 3 गुना बड़ा है। ठीक है डियर, तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ऐसा एक न्यूमेरिकल, चाहे ये दर्पण का चाहे लेंस का, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स है, इसको भी लिख करके ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में आ गए हैं। ओम का नियम लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ओम का नियम लिखेंगे, फिर एक चित्र दिया हुआ है नीचे, इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है, दिए गए परिपथ के आधार पर निम्नलिखित को परिकलित करना है। इसमें देखिए, सबसे पहले ओम का नियम लिखना है, फिर ये क्वेश्चन में आगे भी बोल रहा है, इस फिगर को देख के सभी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान बताइए। मान लीजिए इसमें I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3 है, तो सभी धाराओं के मान बताने हैं। और परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा वो भी आपको बताना है। तो टोटल रेजिस्टेंस बताना है, कुल धारा का मान बताना है। यहाँ से देखिए, ये I1 निकलती है, ये I2 है और ये I3 है, और यहाँ पे होकर के क्या बन जाती है, I। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो टोटल धारा हम लोग ऐसे निकालेंगे, लेकिन इसके पहले I1, I2 और I3 अलग अलग निकाल लेंगे। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओम का नियम लिखेंगे कि यदि किसी परिपथ का ताप न बदले तो उस परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या हम लोग लिख सकते हैं इसको I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है डियर, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि R1 बराबर कितना है, 5 ओम है, R2 बराबर कितना है, 10 ओम है, और R3 बराबर कितना है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे हम लोग R3 आपका 30 ओम है। तो R3 बराबर 30 ओम है, और ये तीनों रेजिस्टेंस पिक्चर में देखिए, तो एक पॉइंट यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ही ये कनेक्ट किए हुए हैं, यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, अब यहाँ पे विभवांतर इसका V कितना है, आपका 12 वोल्ट है। तो जो A अगर ये है और ये B है, तो A और B के बीच जब समांतर क्रम में कोई चीज जुड़ता है तो विभवांतर का मान क्या होता है, वो सेम रहता है, यानी कि V जो है आपका सेम रहेगा, जो कि आपका कितना है, 12 वोल्ट है। तो यहाँ से हम लोग V का मान भी लिख लेंगे, V इक्वल टू 12 वोल्ट है, दिया हुआ है आपका। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले A में I1 निकालेंगे। I1 इक्वल टू, देखिए V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा, V अपॉन R। तो इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे, सो V अपॉन R1 लिखेंगे, बराबर क्या बन जाएगा, V हमारा कितना है, 20 है, और बटे R1 कितना है, 5, तो बराबर ये 4 आ गया और एम्पियर। अगला जो B इसका है सेक्शन, सॉरी, अभी यहाँ इसमें I2 निकालना है, I2 बराबर V अपॉन R2 हो जाएगा। तो हमारा क्या है, 10 है, 10/5 हो जाएगा, जो कि आएगा 2 एम्पियर, राइट। और I3 हमारा कितना बन जाएगा, I3 बन जाएगा आपका V अपॉन R3, और बराबर V कितना है, 12, यहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं,
सॉरी डियर, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। V/R3 ये आपका ऊपर में जाएगा। देखिए यहाँ गलती हो रही है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसको फिर से सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ये 5 सॉरी ये 12 है ऊपर में, और 12/5 आएगा, राइट। और ये आपको डिवाइड करने पे आएगा 5 दूनी 10, 2 और 2.4 आ जाएगा, 2.4 एम्पियर आएगा। यहाँ उल्टा हो गया है सारा डाटा ही, इसको सही कर लेना डियर। ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है। तो देखिए इसको अभी हम लोगों को ध्यान में आ गया, करेक्ट कर लेते हैं। तो ये 12 ऊपर रहेगा, V का वैल्यू कितना है, 12 है, ये हमको रखना है। तो 12 बटे क्या लिखेंगे, अब देखिए दूसरा प्रतिरोध है 10 है, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। और अगला तीसरा जो है ये आपका V यानी कि 12/30 है। 3 चौके 12 और 3 धाम में 30, यानी कि 0.4 एम्पियर आपका ये बन गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अतः दूसरा जो सेक्शन है, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है। देखिए तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान अभी मैंने बताया यहाँ फिगर में कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3 अप्लाई कर देंगे। तो I1 I2 I3 हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो बराबर में क्या बन जाएगा, कुल धारा I बराबर 2.4 एम्पियर प्लस 1.2 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर। टोटल जब जोड़ देंगे, देखिए 0.4, 0.26, 0.4 मतलब 1 हो गया, और 2 1 3 और 1 कुल मिला के ये 4 एम्पियर टोटल धारा हो जाएगी I। तो ये आपका टोटल करंट कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर, ये आंसर बन जाएगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है सी में कि आपको परिपथ में प्रवाहित कुल प्रतिरोध है ना, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो चूंकि ये तीनों रेजिस्टेंस 5, 10 और 30 ओम के जो हैं वो सब कैसे लगे हुए हैं, आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए समांतर क्रम का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से यहाँ से हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1 क्या लिखा होता 30। अब इसमें 1/5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/6, राइट। तो अब इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, 1/5, और एलसीएम टोटल का क्या बन जाएगा, 2 और 6, तो यहाँ से आपको बन जाएगा 6, और 6 से यहाँ पे ये 6 बार में जाएगा, 1 से 6 बार में, 2 से 3 में, और 6 से 1 बार में। तो अब इसको जोड़ लेंगे, या फिर यहाँ से 1/R बराबर क्या बन जाएगा, 1/5, और गुणे में 6 3 9 और 1 10, तो यहाँ पे 10/6। तो 5 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा, तो 1/3 आ गया। सो यहाँ से हमें क्या मिला, R बराबर हो जाएगा 3 ओम। ठीक है डियर, तो R बराबर 3 ओम। अब एक चीज खास बात यह है कि ये जो 3 ओम आया, ये सभी ओम जो 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम थे, इन तीनों प्रतिरोधों से कम मान आया। जो टोटल रेजिस्टेंस आया हुआ है आपका ओवरऑल पूरी सर्किट का, वो आपका 3 ओम से कम आ गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनको हमने किस में कनेक्ट किया हुआ था, इसको हमने समांतर क्रम में। तो पैरेलल में जब जोड़ा जाता है तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग जो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं उन तीनों रेजिस्टेंसेस के मान से भी कम उसका प्रतिरोध हो जाता है। यानी प्रतिरोध का मान कम हो गया, इसका मतलब है कि धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है बच्चों। तो ये इसकी खासियत होती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण को दिखाया गया, यानी एक प्रयोग दिखाया गया है, उसमें नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 और 5। इनके नाम आपको बताने हैं कि इस प्रयोग में इन सब के नाम क्या हैं। तो देखिए ये जो नंबर 1 है ये आपको एनोड की छड़ है, नंबर 2 जो है आपको सॉरी ये आपकी कैथोड की छड़ है, और नंबर 2 में आपको एनोड की छड़ है। क्योंकि देखिए धनात्मक जो सिरा होता है वो आपका एनोड कहलाता है, और ऋणात्मक सिरा क्या कहलाता है, वो कैथोड कहलाता है। और यही इसकी पहचान है, आप इसको याद रखिएगा कि ऋणात्मक सिरा क्या कहलाएगा, आपका कैथोड, और धनात्मक सिरे को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और तीसरे नंबर पे ये जो विलयन है, ये जो अंदर भरा हुआ डॉटेड लाइन से, ये देखिए
इसको, ये क्या है आपका अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन है। और जो चौथा है आपका, यहाँ पे ये जो इकट्ठा हुआ है ये एक्चुअली तलछट है, राइट, जिसको अपद्रव्य भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे ये अपद्रव्य हो गया चौथा। और ये पांचवा क्या है, पांचवा यहाँ पे कहाँ लिखा है, ये है 5 नंबर में। ये आपको पूछ रहा है कि ये क्या चीज है, राइट। तो ये जो ऐसे बना हुआ है ये आपका कॉपर आयन है, राइट, कॉपर आयन है Cu+। तो इस तरह से हमने इसको सारी चीजों को पहचान करके लिखना है। तो प्रयोग भी आपको दे देता है, इसलिए आप प्रयोग जो बुक में दिया हुआ है उसको भी पढ़ते रहिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 45 कि वृक्काणु या नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। वृक्काणु को आप हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन है क्या चीज, एक्चुअली जो हमारी किडनी होती है उसका इंटरनल पार्ट, जो उसके नर्वस सिस्टम होते हैं किडनी के, कि वो कैसे काम कर रहे होते हैं, वो होता है आपका, उसी को नेफ्रॉन बोलते हैं, राइट। किडनी के जो किडनी की जो हमारी क्या कहते हैं, जो हमारी संरचना होती है, नसों वाली संरचना, उसी को नेफ्रॉन बोला जाता है, ठीक है। और मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या भी करनी है। दो अलग अलग क्वेश्चन मिलकर के ये 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार है। तो देखिए, वृक्काणु या नेफ्रॉन का नामांकित चित्र यहाँ बना हुआ है, इस तरह से आप इसको देख लीजिए ढंग से, और इसका 2-3-4 बार अभ्यास कर लीजिए। और ये देखिए, वृक्क धमनी है, वृक्क शिरा की शिखा है, और वृक्क धमनी की शिखा है, और बोमन संपुट कहलाता है, कोशिका गुच्छ है जिसको ग्लामेरुलस कहते हैं, या वृक्काणु का नलिकाकार भाग है, और ये संग्राहक वाहिनी है, ठीक है। तो ये मुख्य पार्ट है, और आप इनको थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव में रुधिर प्रत्येक चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है। हम लोग बी वाला ऑप्शन का आंसर लिख रहे हैं, बी वाले क्वेश्चन का। मानव में रुधिर प्रत्येक चक्र में यानी प्रत्येक साइकिल में 2 बार गुजरता है। इसे ही दोहरा या द्विपरिवहन संचरण कहते हैं, या द्विपरिवहन कहते हैं। यह 2 तरह का होता है, एक तो होता है सिस्टमिक परिवहन और दूसरा पल्मोनरी परिवहन। तो सिस्टमिक परिवहन में देखिए कि यह बाएं अलिंद से बाएं निलय में ऑक्सीजनित को ध्यान देना, शुद्ध बोलते हैं, ऑक्सीजन मतलब शुद्ध रुधिर को पहुंचाना होता है, जहां से यह शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। क्या होता है, सिस्टमिक परिवहन में बाएं अलिंद से बाएं निलय में ऑक्सीजन यानी शुद्ध रुधिर को पहुंचाना इसका काम होता है, जहां से क्या कहता है कि ये शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। डीऑक्सीजनित मतलब अशुद्ध रुधिर जो होता है शरीर के विभिन्न हिस्सों से शिरा के द्वारा इकट्ठा करके महाशिरा में डाल दिया जाता है, और अंत में यह रुधिर दाएं अलिंद में पहुंचता है, दाएं अलिंद से बाएं नीले में चला जाता है। अब दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है पल्मोनरी परिवहन का, कि इसमें क्या होगा कि अशुद्ध रुधिर यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो दाएं नीले से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। शुद्ध रुधिर फिर से मानव हृदय के बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से आपका महाधमनी में, और फिर सिस्टमिक परिवहन द्वारा शरीर में पहुंच जाता है। और अब इसकी हम लोग लिख भी देंगे कि द्विपरिवहन की जरूरत हमको क्यों पड़ती है। तो देखिए, मानव हृदय का जो दायां हिस्सा है वो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को मिलने से हमारा क्या करता है, बचाता है। यानी कि जो दाहिना हिस्सा है हार्ट का वो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को मिलने से बचाता है, मिलने नहीं देता है। शुद्ध व अशुद्ध रुधिर के अलग अलग रहने से जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन है वो बहुत प्रभावी तरीके से हमारे शरीर में पहुंचती है। मानव के लिए यह बहुत लाभप्रद है, क्योंकि यह शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है और निरंतर ऊर्जा देता रहता है। तो इतना हमको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का कि विद्युत जनित्र जिसको हम लोग डायनेमो कहते हैं, ये क्या है, इसको बताना है कि विद्युत जनित्र क्या है जिसको डायनेमो कहते हैं। इसका नामांकित चित्र बनाइए, इसका सिद्धांत, रचना और क्रियाविधि। रचना को हम लोग बनावट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में इतना सब नहीं आएगा, मैंने आपको इसमें पूरा कंप्लीट इसलिए बता दिया क्योंकि इसमें से जो भी चीजें पूछेगा आप आसानी से आंसर कर पाइएगा, है ना डियर। तो चलिए देखिए, लेकिन जितना पूछेगा उतना ही, अगर कहेगा नामांकित चित्र बनाकर उसकी क्रियाविधि बताइए तो सिर्फ
चित्र बनाना है और क्रियाविधि बतानी है। अगर ये पूरा पूछता है तो आपको पूरा, लेकिन मैंने आपको पूरा यहाँ इसलिए बताया कि ताकि आप सबके बारे में जानकारी रखते रहिए। तो देखिए जनित्र क्या है, जनरेटर क्या है, इसको जनरेटर भी कहते हैं, विद्युत जनित्र या डायनेमो बोला जाता है, दो नामों से ये कहा जाता है। तो देखिए वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत जनित्र कहलाती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपको कई बार ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विद्युत जनित्र जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब हम लोग इसका प्रिंसिपल लिख देंगे। क्या होता है इसका मुख्य उद्देश्य, कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट बहने लगती है। इस प्रकार कुंडली को घूमने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा, जो खर्च होने वाली यांत्रिक ऊर्जा है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये इसका मेन सिद्धांत है। अगला अब हम लोग यहाँ पे इसका फिगर बनाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे ये एक, ये देखो जैसे यहाँ पे रेड हो रहा है, ये दो जो है इस तरह से एक बहुत शक्तिशाली अस्थाई चुंबक होते हैं। इनके बीच में ए बी सी और डी यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कॉइल, एक कुंडली बनी हुई है। इसमें यहाँ पे ये देखिए इस तरह से रोटेशन को दिखाया गया है। कुंडली है जो कि कैसे घूम रही है, उस वामावर्त घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और यहाँ पे ये दो ब्रूसेस बने हुए हैं B2 और B1, राइट। और यहाँ पे दो रिंग लगी हुई है R1 और R2। इसको सर्पी वलय कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आपको रिंग्स बोलते हैं। और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये सूचित करता है कि आपके करंट को इंडिकेट करने के लिए। अगला है ये धुरी, ये जो आपको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है यहाँ पे, वो धुरी है एक्सेल। तो इस तरह से इस फिगर को बना लीजिएगा। आपकी किताब में भी फिगर है और इसमें बाकायदा गति भी दिखाई गई है और आपका सारा नाम भी लिखा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए रचना में देखिए हम लोग लिखेंगे, इन सभी पार्ट्स को लिखने वाले हैं। तो डायनेमो के तीन प्रमुख भाग होते हैं, कौन कौन से, तो देखिए पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं क्षेत्र चुंबक या फील्ड मैग्नेट। यह N और S ध्रुव खंडों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिससे इन ध्रुवों के बीच में तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। इसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाता है, राइट। अब दूसरा कौन सा पार्ट होता है, कुंडली, जिसको हम लोग कॉइल या आर्मेचर भी बोलते हैं। यह तांबे के विद्युत रोधी तारों की एक आयताकार कुंडली होती है, जिसे लोहे के क्रोड पर लपेटा जाता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्षैतिज अक्ष के परितः भाप के टरबाइन या डीजल या फिर पेट्रोल इंजन द्वारा घुमाया जाता है। तीसरा कौन सा पार्ट होता है, सर्पी वलय या फिर ब्रुश बोलते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, यह तांबे के बने दो छल्ले होते हैं, जिनका संबंध एक ओर तो कुंडली से आने वाले तारों से तथा दूसरी ओर ग्रेफाइट के दो ब्रुशों से होता है। इन ब्रुशों का संबंध बाह्य परिपथ जिसमें धारा भेजनी है से कर देते हैं। तो यहाँ पे फिगर में देखिए एक बाह्य सर्किट, यहाँ जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये देखिए बाह्य सर्किट यहाँ पे ये बना हुआ है। अब यहाँ पे देखना ये आपके ये तीन प्रमुख भाग हो गए। अब ये जो इसका क्रिया विधि है यानी वर्किंग मेथड, अब उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चित्र में दर्शाए अनुसार पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे तो बहुत आसान रहेगा बच्चों आपको लिखने में भी, और जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसको कॉपी चेक करने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे पॉइंट दे दे करके लिखेंगे आंसर को, बड़े क्वेश्चन को भी, तो बहुत आसान और बहुत अच्छा बेहतर होगा। चित्र में दर्शाए अनुसार जब कुंडली को दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, तब फ्लेमिंग के दाहिने नियम के अनुसार भुजाओं AB और CD के अनुदिश प्रेरित विद्युत धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं और बाह्य परिपथ में B2 से B1 की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ ध्यान देना, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम लग रहा है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हम लोग किसी धारावाही किसी परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली में जो किसी धारावाही चालक में जो इंड्यूस्ड करंट होता है, यानी कि जो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित विद्युत धारा होती है, उसकी दिशा ज्ञात करते हैं, राइट। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक में जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसमें हम लोग उसकी दिशा ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। तो यहाँ पे वो लागू होगा
उसी नियम से आप फिगर में इसको देखिएगा, ये लिखा हुआ है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम अनुसार भुजा AB पर AB तथा CD के अनुदिश प्रेरित विद्युत धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं और बाह्य परिपथ जो है B2 से B1 की दिशा यानी ब्रुश B2 जो है ब्रुश B2 से ब्रुश B1 की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। आधे चक्कर के बाद CD जो भुजा होगी वो ऊपर की ओर तथा AB नीचे की ओर जाने लगता है। फलस्वरूप इसके परिणाम स्वरूप दोनों भुजाओं में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यानी दिशाएं जो है वो पलट जाती हैं और बाह्य परिपथ में B1 से B2 की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। ये हमने पहले पॉइंट में लिखा। दूसरा क्या, अतः प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात आधे चक्कर के पश्चात क्रमिक रूप से क्रम से एक बार आपका क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉक, एक बार क्लॉक, एक बार एंटी क्लॉक, ऐसे रूप में इस भुजा में विद्युत धारा की दिशाएं परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा कि ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट AC करंट कहते हैं। इसलिए विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति या डिवाइस को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित यानी AC जनरेटर कहते हैं। राइट, अगला है पॉइंट में इसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता उसे दिष्ट धारा यानी कि DC जनरेटर कहा जाता है, उसे दिष्ट धारा डायनेमो कहते हैं। इसी व्यवस्था में ये जो अभी हमने अरेंजमेंट किया हुआ है जो AC जनरेटर वाला है, उसी AC जनरेटर में यदि हम सर्पी वलय, राइट, जो सर्पी वलय है उसके स्थान पर विभक्त वलय जो रिंग लगी हुई है, स्प्लिट रिंग का प्रयोग अगर हम लोग कर देते हैं, देखिए सर्पी वलय को हम लोग स्लिप रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्लिप रिंग। और जो विभक्त वलय है इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिट रिंग। राइट, ये कटी हुई होती है और ये जो है पूरा फुल रहता है, लेकिन ये स्लिप करती रहती है धुरी के ऊपर में। तो यहाँ पे दोनों में छोटा सा अंतर है। और तो अगर सर्पी वलय की जगह पे विभक्त वलय लगा देते हैं तो ये जो है द्विपरिवर्तक का प्रयोग अगर इसका कर दें, ये द्विपरिवर्तक की भांति का कार्य करता है, मतलब धारा की डायरेक्शन को बदलने का काम करता है। चूंकि धारा की दिशा पहले से ही बदल रही है आधे चक्कर के बाद, तो ये भी फिर आधे चक्कर में फिर से अगर बदल देगा, सोचो एक अगर आप एक ही जगह पे खड़े होकर के 2 बार घूम दीजिएगा आधा आधा चक्कर करके, तो आप फिर से ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे, मतलब आपका चक्कर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे एक बार आपने अपने लेफ्ट घूमे और फिर आपको कह दे कि वैसे ही आधा चक्कर राइट घूम जाइएगा, फिर आप ओरिजिनल पोजीशन में आ जाइएगा। तो वही चीज कह रहा है कि अगर उसको फिर से रिवर्स कर देगा तो धारा जो है जिस डायरेक्शन में पहले थी उसी डायरेक्शन में फिर से बहने लगेगी। तो वही कह रहा है कि एक द्विपरिवर्तक जिसको हम लोग कहते हैं विभक्त वलय का प्रयोग कर दें तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा सदैव एक ही दिशा में बहती रहेगी, और इस प्रकार के जनित्र को हम लोग कहते हैं DC जनरेटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि कैसे हमने इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया और कैसे इनका आंसर जो लिखा गया है वो चीज है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पूरा आपका 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है जो कि 1 घंटे के अंदर आपको कवर कर दिया गया है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन बताए गए हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो और आपके परीक्षा में काफी हेल्पफुल हो। इसी उम्मीद के साथ में जल्द ही आपके लिए कुछ और भी लेकर के आएंगे बच्चों, ऐसे ही मॉडल पेपर या कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों, जल्द ही मिलेंगे।